नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल और स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य सफलता की चौखट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत क्रांतिकारी आंदोलनों का ये अंतिम वीडियो है। हमने आपको पहले ही बताया था, प्रथम चरण के अंतर्गत होने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों में भारत में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों को हमने 3 वीडियो में, जबकि विदेश में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन को हमने 1 वीडियो में समाप्त किया था। आज हम द्वितीय चरण में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों के इतने सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें हम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, नौजवान सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, बंगाल में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों को पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 1924 में गोपीनाथ साहा ने कलकत्ता में चार्ल्स टेगार्ट की हत्या कर दी और इस तरह से द्वितीय जो चरण है क्रांतिकारी आंदोलनों का, उसका शुभारंभ हो जाता है। हमने आपको पहले ही बताया था, टेगार्ट की हत्या के परिणाम स्वरूप गोपीनाथ साहा को फांसी दे दी जाएगी और इनके शव को, गोपीनाथ साहा के शव को बाद में सुभाष चंद्र बोस ने मांगा था सरकार से और मांग कर उसका दाह संस्कार किया था। इस बात की बाद में सजा भी मिलेगी सुभाष चंद्र बोस को। प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलनों के ब्रिटिश सरकार के क्रूरतापूर्वक दमन के पश्चात तथा 1922 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के असफल हो जाने के पश्चात क्रांतिकारी एक बार पुनः एकजुट होने का प्रयास करते हैं और इसी कड़ी में 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल के सहयोग से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संगठन का निर्माण करते हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल की एक महत्वपूर्ण किताब है बंदी जीवन, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद करिएगा। इस संगठन के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। इस पैसे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम देने का प्रयास किया। 1925 को लखनऊ और सहारनपुर मार्ग में काकोरी नामक स्टेशन पर इन्होंने डकैती को अंजाम दिया। इसमें 29 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण है कि 28 लोग ही पकड़े जाते हैं, 1 लोग फरार हो जाते हैं, जिनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर आजाद, ध्यान रखिएगा, काकोरी कांड में पकड़े नहीं जाते हैं, फरार हो जाते हैं। इन 28 लोगों में इन 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। चारों के नाम यहाँ पर हैं, उनकी तस्वीरें भी हैं। राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला और रोशन सिंह। इनसे टीजीटी में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, इनको जो फांसी दी जाती है वो कहाँ पर दी जाती है। अलग अलग जेलों में दी जाती है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। गोंडा जेल में इनको दी जाती है फांसी। इन्हें गोरखपुर, फैजाबाद और नैनी या इलाहाबाद जेल में दी जाती है। इनसे संबंधित 1-2 फैक्ट और पूछे जाते हैं। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, ये किसके द्वारा लिखा गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आपको बताना है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा रचित है ये। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है। होता यह है कि राम प्रसाद बिस्मिल को दूध पीना बहुत पसंद था। प्रतिदिन शाम को सोने से पहले वो दूध पिया करते थे। इसी प्रकार फांसी की पूर्व संध्या पर जब इनको दूध दिया जाता है पीने के लिए, तब इन्होंने मना करते हुए ये स्टेटमेंट दिया था, अब मैं सिर्फ अपनी माँ का दूध पीऊंगा, यानी मरने के बाद जब नया जन्म लूंगा तभी दूध पीऊंगा। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अशफाक उल्ला खान का स्टेटमेंट है, शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। इनके बारे में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। चारों को फांसी की सजा सुनाई जाती है और चारों शहीद हो जाते हैं इस तरह से। हालांकि काकोरी कांड के अभियुक्तों को बचाने का प्रयास पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति को गठित करके किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं होते हैं अपने कार्य में। आप जानते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। इस तरह से दूसरे चरण में जो पहला प्रयास किया जाता है क्रांतिकारियों के द्वारा HRA के रूप में संगठित होकर के, वो पूरी तरह से असफल रहता है। इसी तरह के एक अन्य संस्था है नौजवान सभा। 1926 में हरियाणा में इसको स्थापित किया जाता है, मुख्य रूप से भगत सिंह के नेतृत्व में। इसके अलावा भगवती चरण बोहरा, यशपाल, छबील दास नागर ने भी इसमें मदद की थी इनकी। इससे एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा चर्चित है। इन्होंने एक मीटिंग की थी अमृतसर में और इस मीटिंग में इस संस्था का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। प्रश्न आपसे पूछा जाता है, नौजवान सभा का घोषणा पत्र किस व्यक्ति ने तैयार किया था। आपको नाम बताना है, भगवती चरण बोहरा। इसके अलावा भगवती चरण बोहरा की एक अन्य किताब है बम का दर्शन। इन्होंने बम का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ बम भी लिखी थी और फिलॉसफी ऑफ बम में इन्होंने भगत सिंह की जीवनी को लिखा है। ये आपको ध्यान रखना है। पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी पुस्तक भगत सिंह की जीवनी है, आपको फिलॉसफी ऑफ बम बताना होगा। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये लेख भी इसी समय भगत सिंह ने प्रकाशित किया था और भगत सिंह की एक अन्य पुस्तक
आइडियल ऑफ सोशलिज्म भी थी। इस तरह से भगत सिंह जैसे जो तमाम सारे क्रांतिकारी थे वो सोशलिज्म यानी समाजवाद से काफी ज्यादा प्रेरित हो रहे थे। समाजवाद क्या है इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम वामपंथी आंदोलनों को पढ़ेंगे, वहां पर बात करेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से इन्होंने अगली संस्था जो पीछे हमने HRA को पढ़ी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पढ़ी थी, क्योंकि इनके अंदर सोशलिज्म की भावना जागृत हो रही थी, समाजवादी विचारों का उदय हो रहा था। इस वजह से इन्होंने इसका नाम बदल करके इसमें S लगा दिया, सोशलिस्ट लगा दिया, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में हो जाता है। आपको ध्यान रखना है HRA 1924 में, जबकि HSRA 1928 में, लगभग 4 साल के बाद इसको स्थापित किया जाता है। इसमें मुख्य कमान जो संभाल रहे हैं चंद्रशेखर आजाद संभाल रहे हैं। नौजवान सभा के जितने भी मेंबर थे लाहौर से अब इस संस्था में आ गए, जुड़ गए हैं। इन्होंने एक घटनाक्रम को अंजाम दिया है, सैंडर्स हत्याकांड। पीछे भी आपने पढ़ा है, नौजवान सभा के द्वारा लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया गया है, और इसी प्रदर्शन के दौरान मिस्टर स्कॉट के आदेश पर सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है और लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। जब घायल हो जाते हैं, इन्होंने उस समय एक स्टेटमेंट दिया है। ये प्रश्न पूछा जाता है, मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर ठुकी एक एक कील साबित होगी। अंततः 17 नवंबर को उनकी मृत्यु हो जाएगी, और एक महीने पश्चात 17 दिसंबर को भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु ने मिलकर के सैंडर्स की लाहौर रेलवे स्टेशन में हत्या कर दी थी। यहाँ पर ध्यान रखना है, काकोरी षड्यंत्र के पश्चात क्रांतिकारियों ने चालाकी का परिचय नहीं दिया था और वो पकड़े गए थे। इस बार ऐसा नहीं होता है, ये चालाकी का परिचय देते हैं और छुप जाते हैं। कैसे छुपते हैं? भगत सिंह दुर्गा भाभी तथा उनके बेटे सची के साथ दंपत्ति के रूप में कलकत्ता चले जाते हैं। ये भगवती चरण बोहरा है, जिनके बारे में अभी हमने बात की थी। भगवती चरण बोहरा की ये पत्नी है, ये भगवती चरण बोहरा खुद है, ये उनका बच्चा है। यहाँ पर भगत सिंह आ जाएंगे, अमेरिकी वेश धारण करेंगे और निकल जाते हैं कलकत्ता। राजगुरु इनका अर्दली बन जाएगा। इस तरह से 2 क्रांतिकारी चले जाते हैं कलकत्ता। चंद्रशेखर आजाद तीर्थयात्रियों की टोली के साथ पंडा का रोल कर लेते हैं और वो लाहौर चले जाते हैं। ये तस्वीर है दुर्गा भाभी का उस समय का, और ये बाद का तस्वीर है वृद्धावस्था का। सैंडर्स हत्याकांड के पश्चात जब क्रांतिकारी सरकार के हाथे नहीं चढ़ते हैं, तो सरकार ने या पुलिस ने मासूम लोगों को परेशान करना चालू किया। इस बात से क्रांतिकारी काफी दुखी होते हैं और खुल करके सामने आते हैं, और उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम कांड करने की एक योजना बनाई। इस बात के लिए काफी मना भी करते हैं चंद्रशेखर, लेकिन भगत सिंह नहीं मानते हैं। 8 अप्रैल 1929 को जब इन्होंने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, उस समय ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर चर्चा हो चुकी थी और पब्लिक सेफ्टी बिल पर बात चल रही थी। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने वहां पर बम फेंके, साथ ही कुछ पर्चे फेंके। पर्चों में लिखा हुआ था, बहरों को सुनाने के लिए आवाज करनी पड़ती है। इस तरह के उन्होंने बम फेंके थे। साथ ही इन्होंने यहाँ पर इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाया। इंकलाब का मतलब होता है परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन चाहते थे इसलिए इन्होंने इस नारे को लगाया। आगे चल करके नारा काफी ज्यादा बुलंद हो जाता है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने प्रचलित किया था? भगत सिंह का नाम आपको बताना है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली असेंबली बम केस चलाया जाएगा इनके ऊपर। इनकी तरफ असफ अली हो जाएंगे, जबकि सरकारी वकील राय बहादुर सूरज नारायण को बनाया जाएगा। आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए इनको सेशन जज लियोनार्ड मिडल्टन ने काला पानी की सजा की घोषणा कर दी। काला पानी की सजा क्या होती है? अंडमान निकोबार में इस तरह की जेल है जिसको सेलुलर जेल कहा जाता है। ये सेलुलर जेल का पूरा मॉडल है। इस तरह की जेल हुआ करती थी उस समय, लेकिन आज ये पूरी तरह से जेल नहीं है। इस जेल में आधे हिस्से पर आप देख रहे हैं, यहाँ से इधर हिस्से पर ये जेल बची हुई है। बाकी जो पूरा स्टार की तरह बना हुआ था, तो इधर के हिस्से में एक अस्पताल बना दिया गया है, और इस हिस्से पर जो जेल थी यहाँ पर अब म्यूजियम बना दिया गया है। यानी उस समय कैदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, उनको कैसे कपड़े पहनाए जाते थे, कैसे उनको भोजन दिया जाता है, इन सारी चीजों को यहाँ पर रखा गया है और आप जा करके इन चीजों को देख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया है, आपको ध्यान रखना है। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा लिखा था वो हसरत मोहानी ने लिखा था, लेकिन उसको प्रचलित भगत सिंह ने बनाया था। दोनों प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, लिखा किसने था? तो आपको इनका नाम बताना है।
लेकिन अगर प्रसिद्ध बनाने की बात आए तो आपको भगत सिंह का नाम बताना है। पीछे हमने बात की है सेंट्रल असेंबली बम कांड की, और उसी हिसाब से उनको काला पानी की सजा दी गई है। लेकिन आपको याद होगा भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र केस में भी शामिल थे। लाहौर में उन्होंने सैंडर्स की हत्या में भी भागीदारी अपनी निभाई थी, तो उसका इनके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा और अंततः उनको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। लाहौर षड्यंत्र केस किस लिए शुरू किया गया आपको पहले ही पता है। सैंडर्स की हत्या पर दंड देने के लिए इसको शुरू किया गया था। जे कोल्ड स्ट्रीम की अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल बनाया गया और उन्होंने 7 अक्टूबर 1930 को फैसले को समाप्त किया। इस फैसले के रिजल्ट को हम अभी आगे देखेंगे। इसे द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। याद रखें, प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस गदर पार्टी के सदस्यों के खिलाफ चलाया गया था। हमने प्रथम चरण में इन गदर पार्टी के आंदोलनों को पढ़ा है। अंततः इन तीनों क्रांतिकारियों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाएगी। फांसी से पहले के घटनाक्रम को समझते हैं। लाहौर सेंट्रल जेल में रखा जाता है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को, जिनको पकड़ा जाता है सेंट्रल असेंबली बम कांड के दौरान। दोनों को, भगत सिंह, बटुकेश्वर को लाहौर सेंट्रल जेल में रखा जाता है। पोस्टल जेल में रखा जाता है। बाकी जितने भी क्रांतिकारी इनके नाम लिखे हुए उनको पोस्टल जेल में रखा जाता है। इन दोनों जेलों में अच्छा खाना नहीं दिया जाता है और उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है। इसी बात को लेकर के भूख हड़ताल कर दी जाती है और इस भूख हड़ताल के दौरान एक व्यक्ति मारे जाते हैं जिनका नाम है जतिन दास। ये उनका तस्वीर है। जतिन दास 63 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात मारे जाते हैं। इनका नाम जतीन्द्र नाथ दास भी है। हमने आपको बताया था बाघा जतिन के नाम से किसे जाना जाता है, तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को जाना जाता है, ना कि जतिन दास को जाना जाता है। इनकी मृत्यु हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ये आपके भगत सिंह है, सेंटेंस टू हैंगिंग, फांसी हो जाती है। ये आपके राजगुरु हैं, इनको भी फांसी हो जाती है। सुखदेव हैं, इनको भी फांसी हो जाती है। 3 लोगों को फांसी दे दी जाती है। इसके अलावा जतीन्द्र नाथ दास आपके शहीद हो जाते हैं भूख हड़ताल के कारण। बटुकेश्वर दत्त का जो केस है वो विथड्रॉन कर लिया जाता है। इनकी भागीदारी नहीं थी क्योंकि लाहौर षड्यंत्र केस में, इस वजह से। बाकी किशोरी लाल है, जयदेव हैं और इधर शिव वर्मा है, इनको ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ दिया जाता है, यानी इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। तो ये अखबार में निकाली गई तस्वीर है उस समय के क्रांतिकारियों की। जिस समय इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती है उस समय ये गाना गा रहे थे, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, तेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की स्टेटमेंट है, इनको ध्यान रखना है। चंद्रशेखर आजाद की शहादत के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है 23 मार्च 1931 को शहीद हुए हैं तीनों लोग, और 27 फरवरी यानी उससे पहले ही, लगभग 1 महीने 20-25 दिन पहले ही 27 फरवरी को शहीद हो जाते हैं चंद्रशेखर आजाद। इनकी शहादत के बारे में आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग इनके बारे में जानते हैं अच्छी तरह से। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में किस तरह से ये शहीद होते हैं। नाट बाबर को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इन्होंने इनको गिरफ्तार किया था या घेर लिया था और इस तरह से यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। तस्वीर है ये उस समय की जब ये शहीद होते हैं, ये भी, और ये उनकी फैमिली के साथ तस्वीर है, ध्यान रखना है। इस तरह से HSRA पूरी तरह से कमजोर पड़ गया है, सारे उसके क्रांतिकारी मारे जा रहे हैं। यशपाल को अगला लीडर चुना जाता है। यशपाल 1932 में इलाहाबाद आते हैं और इनकी भी मुखबिरी कर दी जाती है और ये भी गिरफ्तार होते हैं। 14 साल की इनको सजा दी जाती है। बाद में गोविंद बल्लभ पंत जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, याद रखिएगा मुख्यमंत्री को उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो मुख्यमंत्री जब बनेंगे गोविंद बल्लभ पंत तो उनको दोष मुक्त करके इनको छुड़ा दिया जाएगा और ये बाद में एक हिंदी के प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। आपने इंटर में इनकी कुछ रचनाओं को भी पढ़ा होगा। इस तरह से द्वितीय चरण में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संगठन का एक बहुत ही क्रांतिकारी युग समाप्त होता है। चंद्रशेखर आजाद ने इस अव्यवस्था को देखकर एक स्टेटमेंट दिया है, उसको आपको ध्यान रखना है। इफ येट योर ब्लड डज नॉट रेज, यदि अब भी तुम्हारा खून नहीं खौलता है, देन इट इज वाटर दैट फ्लोज इन योर वेन्स, तो तुम्हारी नसों में खून की जगह पानी भरा हुआ है। फॉर व्हाट इज द फ्लश ऑफ यूथ इफ इट इज नॉट ऑफ सर्विस टू द मदरलैंड, युवाओं की जो जवानी है वो किस काम की है अगर वो मातृभूमि की सेवा नहीं कर सकती है। अब हम द्वितीय चरण में बंगाल में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में बात करते हैं। यहाँ से कुछ वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक संस्था है श्री संघ, इसकी स्थापना अनिल राय के द्वारा की जाती है। पूछ लिया जाएगा श्री संघ संस्थापक कौन है, अनिल राय आपको बताना है। इसी तरह से बंगाल स्वयं सेवक संघ, बंगाल वॉलेंटियर्स नामक संस्था की स्थापना
हेमचंद्र घोष और लीला नाग के द्वारा की जाती है। ये बंगाल वॉलंटियर्स का तस्वीर है। ये आपके लीला नाग हैं, उनके सहयोगी हैं। एक बात और आपको ध्यान रखना है, लीला नाग को लीला रॉय भी कहा जाता था और ये अनिल रॉय की पत्नी थी। अनिल रॉय ने श्री संघ को स्थापित किया, जबकि इनकी पत्नी ने हेमचंद्र घोष के साथ मिलकर के बंगाल वॉलंटियर्स को स्थापित किया था। ये छोटी-छोटी कुछ संस्थाएं थी जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, किंतु बंगाल में सर्वाधिक जो प्रचलित संस्था थी सूर्यसेन के द्वारा स्थापित IRA थी। चलिए IRA के बारे में बात करते हैं। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी को स्थापित किया था, जिसका हिंदी में नाम भारतीय गणतंत्र सेना है। सूर्यसेन के द्वारा स्थापित किया जाता है। सूर्यसेन से प्रश्न पूछा जाता बहुत ज्यादा, निम्न में से किस क्रांतिकारी को मास्टर दा के नाम से जाना जाता था? मास्टर दा का मतलब होता है बड़ा भाई और मास्टर दा सूर्यसेन को जाना जाता था इस नाम से। इस संगठन के द्वारा युवक तथा युवतियों को बंदूक चलाना सिखाया जाता था, क्रांति के लिए प्रेरित किया जाता था। इस संगठन ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव, बारिशाल तथा मेमन सिंह नामक जगहों पर स्थित जो शस्त्रागार थे, आर्मरी थी, वो उनको लूट लिया सरकार की और वहां पर एक अस्थायी सरकार का गठन किया। बाद में पुलिस इनके पीछे पड़ जाती है और ये इधर-उधर भागते फिरते रहते हैं। 3 महीने के पश्चात 32 लोग गिरफ्तार किए जाएंगे, लेकिन सूर्यसेन भाग जाएंगे। बाद में 3 साल के प्रयास के परिणाम स्वरूप 1933 के आसपास एक साथी के विश्वासघात के कारण 1933 में इनको गिरफ्तार किया जाएगा और बाद में 1934 में इनको फांसी की सजा सुनाई जाएगी और उनको फांसी दे दी जाएगी। सूर्यसेन के शिष्य और शिष्याओं के साथ क्या घटनाक्रम होता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके शिष्यों में एक टिग्राबल है, लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। गोपीनाथ साहा भी थे। तारकेश्वर दत्तीदार को फांसी पर लटका दिया जाता है। इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कल्पना दत्त और प्रीति लता वाडेकर हैं। आपको कल्पना दत्त के बारे में ध्यान रखना है कि कल्पना दत्त को मास्टर दा के साथ ही गिरफ्तार किया जाता है और इनको आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि किस क्रांतिकारी महिला को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया जाता है और उनको आजीवन कारावास दिया जाता है? आपको कल्पना दत्त का नाम बताना है। इस तरह से प्रीति लता वाडेकर ने क्या किया था, पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से IRA की सफलता के परिणाम स्वरूप बंगाल में अन्य स्वतंत्र रूप से तमाम सारे विद्यार्थियों ने, तमाम सारे लोगों ने भी क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। उनके बारे में भी बात करते हैं, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ छात्राएं हैं, इनमें से सुनीति चौधरी का चित्र है और ये आपकी शांति घोष है। इन्होंने क्या काम किया है, जिलाधिकारी को कुमिल्ला त्रिपुरा में एक स्थान है, वहां पर वहां के जिलाधिकारी BG स्टीवेंसन को गोली मार करके हत्या कर दी थी और फलस्वरूप इनको काला पानी की सजा मिली थी। इस बात को वल्लभ भाई पटेल कैसे व्यक्त करते हैं आप देख सकते हैं। इसी तरह से वीना दास, ये ग्रेजुएट की गोल्ड मेडलिस्ट थी, गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया था और दीक्षांत समारोह में जब इनको सम्मान दिया जाता है तो गवर्नर स्टेनले जैक्सन को इन्होंने गोली मार दी थी। हालांकि जैक्सन बच जाता है और इनको सजा दी जाती है। इस तरह से आधुनिक भारत में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों का ये अंतिम वीडियो है। इसके पश्चात हम अगले वीडियो में भारत में होने वाले वामपंथी आंदोलन को एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।